पे एक लाइन और लिखो 22 में, हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में, इसी 22 में लिखो, हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में परिशिष्ट 3 में वर्णन किया गया है। हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में परिशिष्ट 3 में वर्णन किया गया है। नंबर 23 कहता है हानियों का अपलेखन, हानियों का अपलेखन इंग्लिश में बोलते हैं राइट ऑफ। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो तो समझ जाएंगे। हानियों का अपलेखन, हाँ जी। अब देखो नियम 23 में तो कहता है कि हानियों को राइट ऑफ कैसे किया जाता है। एक आगे अपन पढ़ेंगे स्वीकृतियों में सैंक्शन, नियम 66 में वहां कहता है कि हानियों के अपलेखन की स्वीकृति। तो ये नियम 23 में तो हानियों को राइट ऑफ कैसे किया जाता है ये बात बताता है, और वहां हानि को राइट ऑफ करने की स्वीकृति देने के संबंध में। तो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, हानियों के अपलेखन से संबंधित, हानियों के अपलेखन की स्वीकृति संबंधी नियम है। हानियों के अपलेखन संबंधी, हानियों के अपलेखन की स्वीकृति संबंधी नियम है। तो ऑप्शन ए 23 भी दिया था, ऑप्शन बी 66 से 66 भी दिया था, और फिर जो भी और उसको ऑप्शन देने थे वो दिए थे। तो वहां सही था 66, और यहाँ हानियों को अपलेखन संबंधी नियम है, हानियों को राइट ऑफ करने संबंधी नियम है, वो नियम 23 अपने को बताना है। तो अब अपने को ये समझना है कि राइट ऑफ होता क्या है, हानियों का अपलेखन होता क्या है। कोई भी किसी प्रकार की सरकारी कार्य या ऑफिस में कोई टाइपराइटर है, कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पीसीओ है, या कोई चेयर है या फर्नीचर है, कोई व्यक्ति चोरी कर ली या वो गायब हो गया, होता है ऐसा। तो वो जो जितनी रुपए की हानि हुई उसका अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये चीज यहाँ से इतनी रुपए की थी और ये लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय जो है और कोई रीजन है, ऐसा अपने एक रिकॉर्ड में रखते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड है उसको हटा दिया जाए, उस हानि को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ लॉसेज। तो ये कैसे किया जा सकता है, जब अपन ये मान लें कि वो हानि जिससे भी या कैसे भी हुई थी उसका अपनी को पता ही नहीं चला कि किसने करा। ऑफिस से टाइपराइटर या कोई कंप्यूटर या कोई पीसीओ गायब हो गया, लेकिन अपन 100% ये नहीं कह सके कि इसके गायब करने में किसका हाथ था और किसने करा, वो नहीं पता चला। तो अब उसकी वसूली करना असंभव हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसको वहां से हटाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, जब अपन ये समझ लें
कि इस हानि का कोई सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में कोई कमी नहीं थी। भाई हानि इसलिए हो गई कि आपने शाम को ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस को लॉक नहीं करा। तो लॉक नहीं करना ये लापरवाही है, तो सरकारी सिस्टम में लॉक की व्यवस्था ही नहीं है, तो सरकारी सिस्टम का दोष है। तो वहाँ अपन सिस्टम को सुधारने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस हानि को रिकवर अब नहीं कर पाई, पुलिस ने भी एफआईआर लगा दी। तीसरी बात कहता है, यदि नगद संबंधी कोई हानि हुई है, कैश लॉस हुआ है, तो उसकी को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। उसको राइट ऑफ करने के लिए निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचना दी जाएगी और उसकी अनुमति या सहमति से ही नगद हानि को राइट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन आज तक मेरी जानकारी में कैश लॉस को राइट ऑफ तभी किया जा सकता है जो कैशियर जो कैश मेंटेन करता है, जिसके पास नगद राशि अधिकार में रहती है, वो आदमी ही दुनिया से उठ गया हो, तब तो उसको राइट ऑफ करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है, वरना उससे वसूली होती है। तो ये 3 प्रकार की हानियों के बारे में अपने को कहता है। चौथी बात ये कहता है, यदि मान लो सरकारी सिस्टम से या किसी व्यक्ति की लापरवाही से हानि किसी तीसरे पक्षकार को हो गई, किसी सरकारी मुलाजिम की लापरवाही या उपेक्षा से हानि थर्ड पार्टी को हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति उस उत्तरदायी व्यक्ति से की जाएगी जिसके कारण से ऐसी हानि हुई है, उसके वेतन से उसकी वसूली की जा सकती है। ये 4 बातें इसमें अपने को कहता है। तो इसमें लिखो, हानियों के अवलेखन के बारे में लिखो, सरकार की सामग्री, नगद राशि, व अन्य संपत्ति की कोई हानि लॉस जिसकी वसूली करना संभव नहीं है, जिसकी वसूली करना संभव नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अपनी अधिकार क्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी हानियों को अपलिखित कर सकेगा, ऐसी हानियों को अपलिखित कर सकेगा। यदि इसमें फर्स्ट करके लिखना, यदि ऐसी हानि सरकारी सिस्टम की कमी के कारण नहीं हुई है, यदि ऐसी हानि सरकारी सिस्टम की कमी के कारण नहीं हुई है, सेकंड, यदि ऐसी हानि के लिए सरकार का कोई भी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। नंबर थर्ड,
यदि नगद हानि हुई है, यदि नगद हानि हुई है तो उसके लिए निदेशक निरीक्षण विभाग, उसके लिए निदेशक निरीक्षण विभाग को लिखा जाएगा और उसके निर्देशों के अनुसार ही अपलेखन किया जा सकेगा। इसी में नंबर 4, यदि तीसरे पक्षकार को हानि हुई है, सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा से, यदि तीसरे पक्षकार को हानि हुई है सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा से, तो उसकी वसूली उसके वेतन भत्तों से की जा सकेगी। उसकी वसूली उसके वेतन भत्तों से की जा सकेगी। हाँ जी, देखो, तीसरे पक्षकार को सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा से हानि कैसे होती है, एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं 2008 में सेवा से रिटायर हुआ। उस समय हमें 7वें वेतन आयोग का कुछ एरियर या 6ठे वेतन आयोग का कुछ एरियर की किस्त मिली रिटायरमेंट के बाद। मार्च के 9 में मेरे को रिटायरमेंट के बाद उस एरियर की किस्त बाद में मिलनी थी, वो मिली 94,000 रुपये। तो डिपार्टमेंट ने, जहां मैं नौकरी करता था, 9,400 रुपये मेरे 94,000 रुपये से 94,000 में से TDS काटा, इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और 84,000 समथिंग मेरे को पेमेंट कर दिया। फिर वो पैसा उस कर्मचारियों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट के माध्यम से भेजना था, वो रिपोर्ट में शामिल मेरा वाला अमाउंट नहीं करा, और डिपार्टमेंट ने 9,400 रुपये प्लस ब्याज और पेनल्टी मेरे पे टैक्स निकाल दिया। तो मुझे हानि हुई ना। अब मैं उसे डिपार्टमेंट को लिखा कि भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार मेरे तो पैसे काट लिए, तो मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। TDS जो गवर्नमेंट को काटा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार ही तो काटा कि हर एम्प्लॉयर को जिसको भी पेमेंट करेगा टैक्सेबल इनकम है तो उसको टैक्स काटना है, तो काट लिया। और मेरे पास ये उनका सर्टिफिकेट है कि ये पैसा हमने काटा है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। तो जिस कर्मचारी ने की लापरवाही से नहीं भेजने के कारण मेरे पर पेनल्टी और ब्याज लगी, या तो वो व्यक्तिगत रूप से वसूल करे, मुझे दे जो मेरे पर लग रहा है, या वो गवर्नमेंट को उसके इनकम टैक्स में वो जमा कराए तो मेरा पीछा छूटे। तो उसकी उपेक्षा या लापरवाही से तीसरे पक्षकार को हानि हुई तो उससे वसूल की जानी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया, नहीं साहब, हमने तो भेज दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ने ये कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं आया तो हम भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों ही मत करो, मैं करूँगा। तो मैं उपभोक्ता डिपार्टमेंट में कोर्ट में चला गया।
वहां से फैसला आ गया कि दोनों पक्षकार इनकम टैक्स और जो डिपार्टमेंट जिसने पैसे काटे हैं वो इस आदमी को 15,000 रुपये तो आनी जानी का इसका केस करने का वो देवे, 15,000 इनकम टैक्स देवे, 15,000 रुपये काटा वो देवे, और 9,400 रुपये उनका ब्याज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमानुसार काट लिया, इसलिए वो विभाग वहन करे जिसने पैसा काटा। तो मेरी तो क्षतिपूर्ति हो गई। तो ऐसे उसको कहते हैं तीसरे पक्षकार की उपेक्षा से किसी को हानि होती है तो वो उसके वेतन भत्तों से वसूल की जा सकती है। अब अपन नियम 24 पढ़ेंगे। इसमें 26 तक के नियम है इस चैप्टर में। नियम 24, ये हर चैप्टर में आएगा ऐसा नियम। विभागीय विनियम, विभागीय विनियम मतलब विभाग के नियम। तो इसमें लिखो, कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी सरकारी विभाग सरकारी राशि वसूल करने उसकी प्रक्रिया संबंधी नियम बना सकेंगे, नियम बना सकेंगे अंडरलाइन करके लिखना, लेकिन वित्तीय प्रकृति के नियम, लेकिन वित्तीय प्रकृति के लेन देन के नियम, लेकिन वित्तीय प्रकृति के लेन देन के नियम वित्त विभाग की अनुमति से ही बनाए जाएंगे। वित्त विभाग, फाइनेंस, वित्त विभाग की अनुमति से ही बनाए जाएंगे। तो आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है, कहीं भी किसी भी प्रकार की बात हो, वित्तीय मामलों में नियम बनाने का अधिकार हर डिपार्टमेंट को है, लेकिन किसकी अनुमति से? वित्त विभाग की अनुमति से ही बना सकेगा। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नियम 25, इसको मोस्ट कर लेना। नियम 25, लेखाधिकारी व लेखाकार के अधिकार और लेखाधिकारी व लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य और दायित्व। नियम 25, लेखाधिकारी लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य
एवं दायित्व इसके संबंध में 2016 में क्वेश्चन आया था कि लेखाधिकारी के कर्तव्य कौन से परिशिष्ट में हैं। तो ये कहता है कि लेखाधिकारी व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर इनके कर्तव्य परिशिष्ट 4 में बताए गए। फिर कहता है सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार और जूनियर अकाउंटेंट के कर्तव्य और दायित्व परिशिष्ट 5 में बताए गए। तो इसमें लिखो वरिष्ठ लेखाधिकारी व लेखाधिकारी के वरिष्ठ लेखाधिकारी व लेखाधिकारी वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखाधिकारी के कर्तव्य और दायित्व परिशिष्ट 4 में बताए गए हैं। परिशिष्ट 4 में बताए गए हैं। फिर लिखो सहायक लेखाधिकारी लेखाकार सहायक लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के कर्तव्य परिशिष्ट 5 में बताए गए। अब नियम लास्ट 26, इस चैप्टर का नियम लास्ट है 26। कहता है वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ये भी परीक्षा में आया था 2016 वाली में। तो लिखो सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के भाग 3 में सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के भाग 3 पार्ट 3 में बताया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के भाग 3 में बताया गया है।
तो वहां आपको ये बताना था भाग थर्ड, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के भाग थर्ड में बताया गया। तो इसके साथ ही मतलब जो आपको तो केवल सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम भाग फर्स्ट अपने सिलेबस में है, ये भाग थर्ड अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है कहाँ, तो आपको ये बताना है कि ये सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के भाग 3 में बताया गया है। अब इसके साथ ही ये टॉपिक अपना समाप्त हो गया है। हेलो, ये अभी सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक हुआ है, इसको चालू रखो। अभी अगला टॉपिक शुरू करूंगा इसी में, है ना, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम। तो आज अपन ने इसके 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब इन 2 टॉपिक को आप जो है कल संडे है पढ़ करके सोमवार को आओगे, और इनमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा। केवल 2 टॉपिक में से केवल 10 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप पढ़ के आना कि वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे। और ये भी कह देता हूं, उन 10 में से 2 क्वेश्चन आपकी पेपर में होंगे। जो 10 क्वेश्चन पूछूंगा उनको चाहे लिख के रख लेना। पेपर अभी छपा नहीं है तो ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि साहब पेपर आउट हो गया। समझ में आ गई? लेकिन 2 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, ये सत्य है। अब अपन अध्याय 3 पढ़ेंगे, राजस्व एवं प्राप्तियां। राजस्व एवं प्राप्तियां, रेवेन्यू एंड रिसीप्ट। अच्छा ठीक है। आज ये अब अपन जो है RSR पढ़ेंगे, और ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा सा 15 मिनट में वो पूरा टॉपिक नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक यहाँ अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब अपन राजस्थान